गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज प्रीवियस क्लास को कंटिन्यू करते हैं जिसमें कि अणुओं की संख्या हमने निकाल ली थी वेग परास में। उस अणुओं की संख्या वेग परास में निकालने के लिए यहाँ पर अज्ञात नियतांक है a और b जिसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर ये वेग परास में अणुओं की संख्या है t, तो कुल आयतन में अणुओं की संख्या निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। dnc का इंटीग्रेशन किया और यहाँ पर c का चाल की जो लिमिट है वो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो सकती है। तो यहाँ पर हमने अणुओं की संख्या का जब dnc का समाकलन किया तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रति एकांक आयतन n है, तो n आ जाएगा और c 0 से इनफाइनाइट dnc। इसका मान रखा 4 पाई n a क्यूब e के पावर माइनस बी सी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है 1/4 पाई पी क्यूब 1/2। तो यहाँ से इसको हम थोड़ा मैनिपुलेट करें तो ये देख लीजिए n बराबर 4 पाई n a क्यूब इंटू 1/4 इंटू पाई की पावर हाफ और b की पावर 3/2। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, n से n कैंसिल हो गया, तो a क्यूब बराबर आ जाएगा b 3/2 अपॉन पाई 3/2। ये आ गया। अब इसमें 3 से 3 कैंसिल और तो a बराबर अंडर रूट b अपॉन पाई आ गया। तो ये a का मान ज्ञात हो गया। ओके, अब x दिशा में यदि प्रायिकता लें, x दिशा में u तथा u प्लस du जो कि परास है, इसमें अणुओं की प्रति एकांक आयतन संख्या कितनी होगी? अणुओं की संख्या nu से रिप्रेजेंट करें तो nu बराबर n fu du। fu du का मान रख दिया जो कि पिछली वाली क्लास में हमने निकाला था। उसका मान जो है वो ये है a e की पावर माइनस बीटा u स्क्वायर बाई 2, बीटा बाई 2 की जगह b लिख दिया, तो ये माइनस e की पावर माइनस बी यू स्क्वायर डी यू। ओके, ठीक है, ये आ गई x दिशा में अणुओं की संख्या प्रति एकांक आयतन। ठीक है, अब ये x दिशा में अणुओं की संख्या है। अब ये जो अणु है वो उसके लंबवत स्थित दीवार पर बल लगाएंगे, दाब लगाएंगे। उस दाब का मान क्या होगा? दाब का मान ये है कितने अणु हैं और संवेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो जो अणु हैं वो u वेग से जा रहे हैं, nu अणु x दिशा में nu अणु u वेग से जा रहे हैं, तो प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल पर टकराने वाले अणुओं की संख्या जो है वो NUN आ गई। और संवेग में परिवर्तन mu संवेग से जाएंगे और वापस माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में mu संवेग, तो 2mu संवेग में परिवर्तन हो गया। तो संवेग में परिवर्तन इनटू उसमें प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल पर टकराने वाले अणुओं की संख्या का यदि गुणा कर दे तो यहाँ पर इस लंबवत दीवार पर लगाया गया दाब आ जाएगा। तो P N U U 2mu, तो 2mu स्क्वायर NU, जिसके की जो लिमिट है वेग की वो 0 से इनफाइनाइट तक है। अब इसको इंटीग्रेशन में चेंज करें, p बराबर इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट 2m nu का मान रख दे। nu का मान जो है वो ये रहा, तो n a e की पावर माइनस बी यू स्क्वायर और u स्क्वायर यहाँ पर है u स्क्वायर डी स्क्वायर। यहाँ पर जो कांस्टेंट है u पे डिपेंडेंट, तो इसमें ब्रैकेट में आ जाएगी, बाकी बाहर आ जाएगी 2mna, और ये जो ब्रैकेट है वो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के समान है। वहाँ पर इसकी जो वैल्यू है 1/4 पाई बी क्यूब की पावर हाफ। ये आ गया। a का मान रखें अंडर रूट b अपॉन पाई, तो p का जो मान है यहाँ पर रख देते हैं 2mn। a का मान रखें कि b अपॉन पाई की पावर हाफ इंटू 1/4 इंटू पाई की पावर हाफ इंटू b की पावर 3/2। पाई की पावर हाफ से हाफ कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बच गया p बराबर हो जाएगा यहाँ पर, और एक हाफ से एक हाफ कैंसिल, b बच गया, तो m n b और e2, तो ये p का मान आ गया। चूँकि ये गैस के लिए है तो गैस इक्वेशन अप्लाई होगा, तो गैस अवस्था समीकरण p बराबर NKT, तो NKT से हैं यहाँ पर NKT को इसके इक्विवेलेंट रखा, तो यहाँ से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b का जो मान है, b का मान आ जाएगा यहाँ पर m/2kT, ये b का मान आ गया। b बराबर रखते हैं बीटा बाई 2, तो बीटा का मान आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल m/kT।
ये बीटा का मान आ गया। जब बीटा का मान ये आ गया है तो इस वेग परास में बी का मान भी आ गया और ए का मान भी आ गया। जब ए और बी का मान आ गया तो सी तथा सी प्लस डी सी वेग परास में जो अणुओं की संख्या है वो 4πn a क्यूब, ए की जगह ये मान रख देंगे, बी की जगह वो मान रख देंगे जो निकाला और यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर रखने पर जो DNC का मान है वो DNC का मान आता है 4πn m/2π kT की पावर 3/2 e की पावर माइनस mc²/2 kT c² dc। ये समीकरण मैक्सवेल का वेग बंटन का नियम कहलाता है। ये समीकरण उन अणुओं की संख्या प्रदान करता है जिनके वेग सदिशों का शीर्ष वेग समष्टि में त्रिज्या c मोटाई dc के गोलीय कोश में होता है। ये जो अणुओं की जो संख्या है ये संख्या किस में है, c तथा c प्लस dc त्रिज्या के बीच में जो गोला है dc मोटाई का उसमें अणुओं की संख्या है। तो c तथा c प्लस dc के बीच अणु के वेग की होने की प्रायिकता, ये अणुओं की संख्या आ गई। तो जो प्रायिकता है वो प्रायिकता आ जाएगी इसमें पूरे आयतन में अणुओं की संख्या का डिवाइड करने में। तो DNC तो पर एक DC मोटाई में हो गया और यहाँ पर टोटल अणुओं की जो संख्या है वो n है, इसका डिवाइड करा तो इस परास में प्रायिकता आ जाएगी अणुओं की। जो प्रायिकता का मान है इसमें n का डिवाइड किया, n का डिवाइड करा तो ये आ जाएगी। तो यहाँ पर जो समीकरण 12 है, हमारे पास में वेलोसिटी ये वाली घनत्व वाली ये वेग आरेख में थी, इसलिए इसको मैक्सवेल का वेग बंटन फलन कहते हैं। और इस वेग बंटन फलन को रो को सी के बीच में एक कर्व खींचे तो यहाँ पर सी जो है वो वर्ग में चरघातांक के रूप से है, इसलिए यहाँ पर c बराबर 0 पर ये हो जाएगा कोई फाइनाइट वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका मान na³, ये फाइनाइट मान आ जाएगा। और जैसे जैसे c का मान बढ़ाते जाते हैं इसका मान चरघातांक के रूप से कम होता जाता है -c² के फॉर्म में। तो ये कर्व ऐसे आ जाता है। और समीकरण जो 16 है वो ये है DNC, इस वेग के परास में DC मोटाई में अणुओं की संख्या DNC और इस चाल का जो अनुपात है वो उसमें यदि ग्राफ खींचा जाए DNC/DC और C के बीच में यदि ग्राफ खींचा जाए तो c बराबर 0 पर ये पूरी टर्म गुणा में है इसलिए 0 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा और c के कम मानों के लिए ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा। c इसको ये वाली तो कम हो जाएगी, कम घटने में कम है, बढ़ने में मान इस ये फैक्टर निर्भर करेगा, c के कम मानों पर ये फैक्टर निर्भर करेगा। तो c² के रूप में ये क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी c² के, और c के एक पर्टिकुलर मान पे क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा और उसके बाद में ये पार्ट इफेक्टिव हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियली फिर कमी आ जाएगी, फिर ये कमी आ जाएगी। तो ये जो कमी है वो इस तरह से शो हो रही है, यानी c² वाले भाग से तो ये बढ़ रहा है, फिर एक अधिकतम c के मान पर अधिकतम हो जाता है, फिर जो चरघातांकी मान है उसमें कमी के रूप में ग्राफ प्राप्त होता है। और यहाँ पर c तथा c प्लस DC मोटाई के बीच में जो ये पट्टी है इसमें अणुओं की संख्या DNC शो होती है। ओके। और यहाँ पर ताप पर निर्भरता यदि हम देखें DNC/DC की जो ताप पर निर्भरता है, यानी DNC/DC और C के बीच में ग्राफ खींचे भिन्न भिन्न तापों पर, ये कर्व तो ऐसा ही आएगा। DNC/DC और C के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो कर्व तो ऐसा ही आएगा, लेकिन ताप के अलग अलग मानों के लिए ताप पर जो निर्भरता है वो इस तरह से है। ठीक है, ताप पर निर्भरता ये है e की पावर -1/t, बाकी तो कांस्टेंट मान लेते हैं। ये ताप पर निर्भरता है। ताप पर निर्भरता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 ताप ले लिए हमने, 3 ताप, कम ताप, ज़्यादा ताप, फिर सबसे ज़्यादा ताप। T1 सबसे कम ताप है। C जो देखते हैं यहाँ पर सबसे जो कम होगा नीचे डिनोमिनेटर में कम होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो कमी जो है वो क्या आ जाएगी, कमी, ये सबसे कम ताप पे कमी क्या होगी, सबसे कम कमी होगी। सबसे कम कमी होगी तो ग्राफ जो है सबसे कम ताप वालों के लिए सबसे ऊपर चला जाएगा, फिर मिड वालों के लिए ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। यानी जो ये हाइट इसकी ये जो अधिकतम वैल्यू है वो कम ताप पे अधिकतम, फिर कम, फिर ज़्यादा ताप पर कम वैल्यू प्राप्त होती है। इस तरह से मैक्सवेल के नियम के द्वारा उसके हाइपोथेसिस का उपयोग करते हुए उसके आणविक वेगों का बंटन नियम प्राप्त किया गया। इसे वेग बंटन फलन कहते हैं कि किसी परास में अणुओं की संख्या मैथमेटिकली कितनी होगी तो वो समीकरण
इस 16 के द्वारा दिया गया और इसकी प्रायिकता कितनी होगी, समीकरण 17 के द्वारा। ओके, आज के लिए थैंक यू।